आज हम डिस्कस करेंगे यूनिक्स एंड शेल प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट का टॉपिक यूनिक्स आर्किटेक्चर और उसके फीचर्स। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि यूनिक्स है क्या। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको 1970s के अंदर डेवलप किया गया था केन थॉमसन एंड उनके कुछ टीममेट्स के द्वारा AT&T बेल लैब्स के अंदर। AT&T बेल लैब्स में इसको डिज़ाइन किया गया था और केन थॉमसन ने इसको डिज़ाइन किया था 1970s के अंदर, और ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर हम एक बेसिक आइडिया देखें तो एक इंटरफेस है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। मतलब कि यूज़र है और हार्डवेयर है। अगर यूज़र को हार्डवेयर को यूज़ करना है तो हमें एक इंटरफेस चाहिए जो उस हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन दे सके, उस हार्डवेयर को हमारी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग यूज़ कर सके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वही इंटरफेस है जो यूज़र की जो भी रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे हार्डवेयर को यूज़ कर पाता है। तो यूनिक्स जो है वो सबसे पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। अब इसका जो बेसिक कंसेप्ट था यूनिक्स का वो ओरिजिनेट हुआ था 1969 के अंदर मुल्टिक्स प्रोजेक्ट के द्वारा। मुल्टिक्स प्रोजेक्ट जो था वो एक टाइम शेयरिंग सिस्टम था और इसके साथ साथ इसके अंदर इस प्रोजेक्ट में क्या था कि मल्टीपल यूज़र्स जो हैं वो एक साथ कंप्यूटर को यूज़ कर पा रहे थे। तो क्या हो रहा था कि मल्टीपल यूज़र्स एक साथ काम कर रहे हैं और एट ए टाइम कर रहे हैं, तो टाइम शेयरिंग भी है और मल्टीपल यूज़र्स भी इसमें अलाउ हैं। तो इस कंसेप्ट को यूज़ करके और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिज़ाइन किया गया। अब हम इसके कुछ फीचर्स तो समझते हैं क्या है। तो सबसे पहला फीचर है कि ये एक मल्टी यूज़र सिस्टम है। मल्टी यूज़र सिस्टम का मतलब है कि सेम जो रिसोर्सेज हैं वो शेयर्ड हैं बाय डिफरेंट यूज़र्स। मतलब कि डिफरेंट यूज़र्स हैं लेकिन रिसोर्सेज सेम हैं, उनको यूज़ कर पा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम बेसिक एक एग्ज़ाम्पल लें कि कोई प्रिंटर है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दो से तीन कंप्यूटर या सिस्टम्स जो हैं वो उससे कनेक्टेड हैं तो रिसोर्स तो हमारे पास सिंगल है लेकिन उसको मल्टीपल यूज़र्स जो हैं वो यूज़ कर पा रहे हैं। ऑल्दो एट ए टाइम सिर्फ एक ही उसको यूज़ करेगा बट मल्टीपल यूज़र्स जो है वो उसको यूज़ कर पा रहे हैं। इसी तरह से अगर हम मान लें कि हमारा सिस्टम है, इसके अंदर कुछ भी इसके रिसोर्सेज हैं, जैसे इसकी मेमोरी है, मेमोरी को अगर कोई यूज़ कर पा रहे हैं मल्टीपल यूज़र्स तो वो हमारा मल्टी यूज़र सिस्टम कहलाएगा। सेकेंड इसका जो फीचर है वो है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब है कि हर एक यूज़र जो है वो प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है सेम टाइम पे। मतलब मल्टीपल यूज़र्स जो हैं वो टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं एट द सेम टाइम। जैसे कि हम मानते हैं कि हमारा सिस्टम है, अभी हमारा सिस्टम रन कर रहा है और इसके अंदर एक से ज़्यादा प्रोसेसेस अगर रन कर रही हैं तो इसका मतलब है एट ए टाइम हम क्या कर पा रहे हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस को रन कर पा रहे हैं, मल्टीपल प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, तो वो कहलाता है हमारा मल्टीटास्किंग। तो यूनिक्स जो है वो हमारा मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम भी है और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। ये पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो लिखा गया था हाई लेवल लैंग्वेज सी लैंग्वेज के अंदर। बेसिकली जो सी लैंग्वेज थी वो भी डिज़ाइन इसीलिए की गई थी क्योंकि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करना था। तो यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये पूरा का पूरा हमारा सी लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है और ये पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको सी लैंग्वेज के अंदर लिखा गया था। इसके अलावा इसका फीचर ये है कि ये हायरार्किकल फाइल स्ट्रक्चर बेस्ड है। हायरार्किकल फाइल स्ट्रक्चर का मतलब है कि एक जैसे रूट होता है, हायरार्की का मतलब हम ट्री से कंसीडर कर सकते हैं कि जैसे रूट है उसके बाद उसकी स्टीम निकलती है, फिर वहाँ से लीव्स निकलती हैं। तो इसी तरह से
इस फाइल सिस्टम के अंदर बेसिकली जो एडवांटेज है वो ये है कि किसी भी फाइल को एक्सेस करना, डेटा को एक्सेस करना या उसको मेंटेन करना बहुत इजी हो जाता है। उसके अलावा यूनिक्स जो है वो हमारा एक इन बिल्ट इन नेटवर्किंग फंक्शंस भी हैं, मतलब इसके अंदर जो नेटवर्किंग के फंक्शंस हैं वो ऑलरेडी इनबिल्ट हैं, जिसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं कि यूज़र जो है वो इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। इसके अलावा यूनिक्स की फंक्शनलिटी जो है, मतलब कि यूनिक्स क्या क्या फंक्शन कर सकते हैं, उसकी जो फंक्शनलिटी है उसको भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं यूज़र प्रोग्राम्स के हेल्प से, जो कि हमारे स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग इंटरफेस पे बने हों। मतलब कि किसी इंटरफेस के थ्रू हम यूज़र प्रोग्राम्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं कि जो यूनिक्स की फंक्शनलिटी है उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये बेसिक एक इंट्रोडक्शन था कि यूनिक्स क्या होता है, किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसके फीचर्स क्या हैं। अब हम इसका आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे। इसके आर्किटेक्चर में 4 लेयर्स हैं बेसिकली। फर्स्ट लेयर जो है वो हमारी हार्डवेयर है, सेकेंड लेयर हमारी कर्नल है, थर्ड लेयर जो है वो हमारी क्या है, शेल और यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, और फोर्थ जो है वो हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, यूनिक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस होता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। तो यूज़र जो है वो क्यों किसी हार्डवेयर को यूज़ करेगा, किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ करेगा। तो ये हमारा यहाँ पे यूज़र है जो एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए क्या कर रहा है, हार्डवेयर को से यूज़ करना है। अब एप्लीकेशन प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच में जो 2 लेयर्स हैं वो हमारी हैं कर्नल और शेल, जो कि मेन पार्ट है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये लेयर्स हैं। तो जो पहली लेयर है हमारी वो है हार्डवेयर। हार्डवेयर जो है ये कंसिस्ट करेगा जितनी भी हार्डवेयर रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो उसको, और बेसिकली एक्चुअल हार्डवेयर को। तो यहाँ पे हमारा एक्चुअल हार्डवेयर और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। इसके जो ऊपर लेयर है वो हमारी कर्नल। कर्नल क्या करता है कि हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है, और जितने भी मेन टास्क होते हैं, जैसे मेमोरी को मैनेज करना है, अगर कोई टास्क आया है उस टास्क को शेड्यूल करना है, मतलब शेड्यूल की वो कब एग्जीक्यूट होगा, उसको कौन से रिसोर्सेज मिलेंगे, कब मिलेंगे, ये सारा का सारा जो काम है वो कर्नल की हेल्प से किया जाता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट का काम है, फाइल मैनेजमेंट का काम है, ये सारा काम हमारा कर्नल करेगा। उसके बाद तीसरी लेयर जो है वो हमारी है शेल कमांड्स की। तो शेल एक यूटिलिटी कमांड है जो क्या करेगा, हमारी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। देखो यूनिक्स जो है वो क्या है, एक कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम से मतलब ये है कि अगर हमें किसी भी प्रोग्राम को रन करना है, जैसे हमने यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स लिखा है कि मेल है, DBMS है, FTP है, तो किसी एप्लीकेशन के लिए हमें क्या करना है, हार्डवेयर को यूज़ करना है। अब वो एप्लीकेशन क्या है, तो वो एप्लीकेशन हम किस तरह से बताएंगे, हम बताएंगे कमांड्स के फॉर्म के अंदर। यूनिक्स जो है वो कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। दैट मीन्स कि अगर हमें कुछ भी काम करना है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो हमें उसके लिए कमांड देनी पड़ेगी। ठीक है, कमांड देंगे, उस कमांड को कोई इंटरप्रेटर भी होना चाहिए जो इंटरप्रेट करे कि हमारी कमांड क्या कहना चाह रही है। ठीक है, तो शेल जो है वो क्या है, एक यूटिलिटी प्रोग्राम है कि जब भी टर्मिनल होता है, टर्मिनल पे हम अपनी कमांड्स को लिखते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास अगर हमें ये बोला गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसको सिर्फ कमांड्स जो है वो समझ में आती हैं, तो वो कमांड्स भी हमें कहीं पे लिखनी पड़ेंगी। जहाँ पे हम कमांड्स लिखते हैं उसको हम बोलते हैं टर्मिनल। टर्मिनल पे जब हम किसी कमांड को टाइप करते हैं, हमने कोई भी कमांड लिखी है और उसको एंटर कर दिया है, तो शेल क्या करेगा, शेल उसको इंटरप्रेट करेगा कमांड को और प्रोग्राम को कॉल करेगा। ठीक है, मतलब कि जैसे ये जितनी भी लिखी हुई हैं, ये हमारी मोड, PG, विच, ENV, कट, ED, ये VI, ये सारी हमारी कमांड्स हैं। तो
यूज़र जो है वो टर्मिनल पे अपनी कमांड लिखेगा, शेल जो है उस कमांड को इंटरप्रेट करेगा और देखेगा कि प्रोग्राम जो है वो मतलब उस प्रोग्राम को कॉल करेगा कि यूज़र को क्या चाहिए। ठीक है, जैसे वेरियस कमांड्स हैं, cp, mv, cat, grep, ये सारी की सारी कमांड्स हैं। तो हमने कमांड दी, शेल ने उसको इंटरप्रेट किया और ये बताएगा कि क्या प्रोग्राम हमें चाहिए। उसके अकॉर्डिंग कर्नल जो है वो देखेगा कि मेमोरी मैनेजमेंट करना है, फाइल मैनेजमेंट करना है, या जो भी कमांड आई है उसको क्या करेगा, हार्डवेयर को उसके अकॉर्डिंग यूज़ करेगा। ठीक है, और लास्ट जो फोर्थ लेयर है वो हमारी है आउटर मोस्ट लेयर, जिसको हम बोलेंगे एप्लीकेशन लेयर। ये एक्चुअली एग्जीक्यूट करेगी गिवन एक्सटर्नल एप्लीकेशन को। एग्जीक्यूट का मतलब ये है कि क्या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हमें चाहिए, क्या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हमें रन करने हैं, वो हम इस लेयर पे बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बताएंगे। अब यूनिक्स एक कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम, कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को हम कमांड्स के फॉर्म में देंगे। तो जब हम कमांड्स लिखेंगे तो शेल क्या करेगा, उस कमांड को इंटरप्रेट करेगा और उसके अकॉर्डिंग वो कर्नल को सेंड करेगा। कर्नल उसके बेसिस पे सिस्टम कॉल करेगा कि क्या रिक्वायरमेंट है, और उसके बेसिस पे हार्डवेयर जो है वो हम यूज़ करेंगे एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए। तो ये बेसिक आर्किटेक्चर है कि किस तरह से वर्क करती है। अब हम डिस्कस करेंगे कर्नल और उसका ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम में, कर्नल के ब्लॉक डायग्राम में बेसिकली 3 लेवल्स हमने यहाँ डिफाइन किए हैं, यूज़र लेवल, कर्नल लेवल और हार्डवेयर लेवल। यूज़र लेवल और कर्नल लेवल जो है उसका जो बॉर्डर है वो हमारा डिफाइन किया जा रहा है सिस्टम कॉल इंटरफेस और लाइब्रेरीज के द्वारा। मतलब यहाँ पे जो लाइब्रेरी है और ये जो सिस्टम कॉल इंटरफेस है, ये बेसिकली बॉर्डर को डिफाइन कर रहे हैं यूज़र प्रोग्राम और कर्नल के बीच में। तो कर्नल और यूज़र प्रोग्राम के बीच का ये बॉर्डर हो गया। इसके अलावा यहीं पे हार्डवेयर लेवल और कर्नल लेवल की अगर बात करें तो हार्डवेयर कंट्रोल जो है वो हमारा बॉर्डर डिफाइन कर रहा है। अब कर्नल लेवल में बेसिकली क्या है कि यूज़र प्रोग्राम जो होता है उसके बेसिस पे कोई सिस्टम कॉल होता है। अब ये सिस्टम कॉल इंटरफेस है जिसके थ्रू ये सिस्टम कॉल को लेगा। अब सिस्टम कॉल इंटरफेस जो है वो 2 मेन मॉड्यूल से इंटरेक्ट करेगा। पहला है फाइल सबसिस्टम और दूसरा है इंटर प्रोसेस कंट्रोल सबसिस्टम। फाइल सिस्टम जो सबसिस्टम है ये हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है फाइल्स को मैनेज करने के लिए, फाइल्स को एलोकेट करने के लिए, अगर कोई भी फ्री स्पेस है उसको किस तरह से एडमिनिस्ट्रेट करना है उसके लिए, अगर फाइल्स हैं उन पे जो कौन एक्सेस कर सकता है कौन एक्सेस नहीं कर सकता है, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। और उसके साथ अगर यूज़र्स को कुछ डेटा चाहिए तो उस डेटा को रिट्रीव करने के लिए, मतलब उस डेटा को एक्सेस करने के लिए जो काम किया जाता है वो फाइल सबसिस्टम के द्वारा किया जाता है। इसी तरह से इंटर प्रोसेस कंट्रोल सबसिस्टम होता है जो कि इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है कि कोई भी प्रोसेस जो है वो इन एग्जीक्यूशन होगी तो वो किस तरह से क्या क्या इंफॉर्मेशन उसकी स्टोर करके रखेगी, वो किस तरह से शेड्यूल होगा, ये सारा जो इंफॉर्मेशन है वो रखी जाती है इंटर प्रोसेस कंट्रोल सबसिस्टम के द्वारा। अब हमारा यहाँ पे ये जो फाइल सबसिस्टम है और इंटर प्रोसेस कंट्रोल सबसिस्टम है ये भी एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, बट सिर्फ स्पेसिफिक सिस्टम कॉल्स पे। मतलब कुछ पर्टिकुलर सिस्टम कॉल्स हैं, जब वो सिस्टम कॉल्स हमारे एग्जीक्यूट होते हैं या कॉल होते हैं उसी केस के अंदर फाइल सबसिस्टम जो है और प्रोसेस कंट्रोल सबसिस्टम है वो इंटरेक्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि ओपन सिस्टम कॉल है या राइट सिस्टम कॉल है या ch मोड एक कमांड है जिसकी हेल्प से क्या होता है फाइल के परमिशंस को चेंज किया जा सकता है कि कौन उसको एक्सेस कर सकता है, इन परमिशन को चेंज किया जा सकता है। तो ओपन, राइट,
ch मोड, ये जो सारी कमांड्स हैं, ये जो सारे फंक्शंस हैं, जब हम इनको कॉल करते हैं तो उसी केस में फाइल सब सिस्टम जो है वो इंटरेक्ट करेगा इंटर प्रोसेस कंट्रोल सब सिस्टम से। फाइल से सब सिस्टम जो है वो मैनेज कर रहा है फाइल को। अब ये इंटरेक्ट करेगा हमारा बफर कैशे से। बफर कैशे क्या है? एक तरह का कैश है जो डेटा को स्टोर करके रखता है। जो हमारा डेटा फ्लो होता है किसके बीच में? कर्नल और जो सेकेंडरी स्टोरेज है, ये हमारा कर्नल है। कर्नल और सेकेंडरी स्टोरेज जो है उनके बीच में जो भी डेटा फ्लो होगा वो हमारा कौन स्टोर करके रखेगा? बफर कैशे स्टोर रखेगा। तो उस डेटा को जब डेटा फ्लो को कंट्रोल करने के लिए या उसको रेगुलेट करने के लिए जो फाइल सब सिस्टम है वो क्या करेगा? बफर से इंटरेक्ट करके बफर से डेटा को एक्सेस करेगा। जो हमारा कर्नल और सेकेंडरी स्टोरेज के बीच में डेटा फ्लो हो रहा है उसको फाइल सब सिस्टम कहाँ से एक्सेस करेगा? बफर से एक्सेस करेगा। इसके अलावा फाइल सब सिस्टम जो है वो हमारा इंटरेक्ट करेगा डायरेक्टली डिवाइस ड्राइवर्स से भी। डिवाइस ड्राइवर हमारी जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए या उनको मैनेज करने के लिए जो भी ड्राइवर्स हैं पेरिफेरल डिवाइसेस को, इनसे भी ये डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा। बफरिंग जो मैकेनिज्म है जिसकी हेल्प से बफर कैशे हमारा बना है वो इंटरेक्ट करेगा हमारा ब्लॉक्स से। जो भी आईओ ब्लॉक्स हैं, इनपुट आउटपुट ब्लॉक डिवाइसेस हैं, उनसे डायरेक्टली क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा, ताकि कोई भी डेटा फ्लो जो हो रहा है, डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, उसको इनिशिएट कर सके। इसके अलावा हार्डवेयर कंट्रोल जो है यहाँ पे वो हमारा रिस्पॉन्सिबल होगा इंटरप्ट्स को हैंडल करने के लिए। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई भी इंटरप्ट आता है तो उसको हैंडल किया जाएगा हार्डवेयर कंट्रोल के द्वारा। जैसे कि डिस्क है, उसको अभी सीपीयू की रिक्वायरमेंट है, सीपीयू अभी इन एग्जीक्यूशन कोई प्रोसेस रन कर रहा है, तो अगर कोई भी इंटरप्ट आया तो हार्डवेयर कंट्रोल क्या करेगा? पहले इंटरप्ट को एज पर द प्रायोरिटी पहले इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद में वापस से रिज्यूम करेगा जो पहले प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था उसको। तो ये ब्लॉक डायग्राम हो गया हमारा कर्नल का, कि किस तरह से 3 लेवल्स हैं उसके और ये वर्क करता है। थैंक यू।